नहीं, देखिए, दत्तात्रेय होसबोलो जी ने देश में समानता पे चिंता जताई है। उन्होंने ये कहा है, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हाँ, तो उन्होंने असमानता पे चिंता जताई है ना। हमें उसको उसी हिसाब से समझने की जरूरत है। अब आप उसको अलग अलग जगह मिक्स कर देंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं आपको इसमें बेसिकली आप क्या कहना चाहते हैं। वो उन्होंने एक बात बोली है कि देखिए, स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम था, 20 करोड़ से नीचे के लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब अगर 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो इनको ऊपर लाने की जरूरत है। वो ये कहना चाह रहे हैं 23 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की आमदनी 375 से कम है। अब आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा लगता है जो सरकार से मैच नहीं करता? पहली बात। और अगर मैच नहीं भी करता तो क्या आरएसएस सरकार है? नहीं, आरएसएस सरकार नहीं है। आरएसएस की अलग आइडियोलॉजी है, अलग संगठन है, और सरकार से ना किसी तरह का उसका कोई डायरेक्ट संबंध है कि वो सूचना सरकार के पास, इनके पास भी होगी। अगर वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों का ये समस्या है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं देश में जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी का जो रेशियो है वो और घटता है। अगर किसी की एवरेज इनकम 375 है तो 380 हो गया अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी। क्या हम में से किसी देश के किसी भी जिम्मेवार न्यूज चैनल ने, किसी भी जिम्मेवार मीडिया ने जनसंख्या पर बात करने की हिम्मत की? नहीं की। क्योंकि ऐसे बात करते ही उनकी टीआरपी घटने की संभावना हो जाती है। अब वो बेरोजगारी, गरीबी, स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन, ये सब समस्याएं ऐसी हैं जो एक रिसोर्स से बनती हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन संख्या को तो घटा सकते हैं, संख्या को कंट्रोल तो कर सकते हैं। लोग, गरीब लोग लगातार बढ़ रहे हैं, इसका एक रीजन ये है कि जनसंख्या बहुत तेज बढ़ रही है। हमें इसको साधना ही होगा। इसके बाद आते हैं, जो देश जब हमारा आजाद हुआ तो बिल्कुल विपन्न हालत में था। लगभग 13 लाख करोड़ रुपया अंग्रेज लूट के ले जा चुके थे। अब शिक्षा का स्तर कोई था नहीं, संघर्ष बहुत था, देश में स्वच्छ पानी नहीं था, धीरे 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 नागरिक संघर्ष थे, जलवायु परिवर्तन हो रही थी, सरकार अक्षम थी। धीरे धीरे फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी सरकार हो, सबने प्रमोट करना शुरू किया। और आज स्थिति ऐसी है कि हम जहां खड़े हैं वहां काफी आगे आ गए हैं, आगे और बढ़ेंगे। हमें होसबोले साहब की बात को दूसरी बातों के पैरेलल समझ के देखना है। एक दूसरे के विरोधाभास के रूप में देखने से हमें इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। मैंने विरोधाभास में देखी नहीं, आप साबित कर रहे हो कि मैं विरोधाभास में देख रहा हूं। दूसरे आप साबित ये कर रहे हो कि आरएसएस बीजेपी खुद स्वीकार करती है कि आरएसएस का संगठन हमारा, बिना आरएसएस की मदद के एक आदमी का नाम नहीं नोटिफाई होता है कि किसे सरकार में जोड़ा जाएगा, किसे निकाला जाएगा। मैं तो आज अपना ज्ञान जानकर के, आपने एक बड़ी जानकारी हमें दे दी कि आरएसएस का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आज धन्य हो गया। आप गलत बात कोट कर रहे हैं। मैंने कहा था आरएसएस का सरकार से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं एडजेक्टिव वर्ड बोल रहा हूँ, आरएसएस का सरकार से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। आरएसएस का एक संगठन मंत्री होता है जो सरकार को चलाता है। नहीं, बीएल संतोष कौन है? आरएसएस, देखिए आरएसएस मेरी बात का इधर उधर मत जाइए। बीएल संतोष कौन है? सुनील बंसल जी उत्तर प्रदेश में कौन थे? अभी एक नए संगठन मंत्री आए आरएसएस के। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कैसे? बीएल संतोष भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता। आप उनका प्रोफाइल ज्ञान मनीष जी ले आ रहे हैं। ज्ञान वर्धन कर लीजिए मान्यवर, फिर आप कहोगे मिश्रा जी हमें लपेट देते हैं। ज्ञान वर्धन कीजिए। सुनील बंसल आरएसएस के प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। प्रचारक से वो बढ़ते बढ़ते आज संगठन मंत्री की पोस्ट पे आए हैं, और वो आरएसएस और बीजेपी के तालमेल सुन लीजिए, आरएसएस बीजेपी के साथ तालमेल फिट करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। नहीं, पहले आप मुझे बताइए, आपने ऐसा मैंने कब कहा कि आप मुझे लपेट देते हैं? नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, फिर कहोगे लपेट लिया, फिर कहोगे लपेट लिया। नहीं, आपने अभी ये बात कही, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वापस आता हूँ, कोई बात नहीं। सुनिए, आरएसएस का कोई प्रचारक है, वो भारतीय जनता पार्टी में
विधायक टिकट मिल गई, विधायक बन गया, राज्यसभा सांसद बन गया, मंत्री बन गया। इस सब से यह तय नहीं हो जाता कि आरएसएस का सरकार से कोई संगठन है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस भाजपा जैसे संगठन भारतीय जनता आरएसएस की, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वही तो मुखिया होता है। घर के माँ बाप ही तो मुखिया होते हैं, मुखिया बीच वाले थोड़े ही होते हैं। एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल हैं, जबकि उनके बड़े भाई सीनियर मतलब दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि मालिक सुनील मित्तल है, छोटे भाई हैं। ऐसा संभव है कि कोई बड़ा है, और सरकार समझाने में गुप्ता जी, कंपनी और सरकार में जमीन आसमान के अंतर है। सरकार के अंदर वो सब काम निहित होते हैं, कंपनी अपने लिए काम करती है, सरकार देश और जनहित के लिए काम करती है। सरकार और पार्टी भी अलग है। आप एक और बात समझ लीजिए, सरकार अलग है और पार्टी अलग है। नहीं, इससे पहले सरकार अलग होती थी, पार्टी अलग होती थी। इस बार कहा जाता है मोदी सरकार, इस बार न पार्टी है न सरकार है, इस बार तो मोदी सरकार है न आरएसएस है। नहीं, कांग्रेस के जमाने में कभी ऐसा हुआ, लेकिन किसी भी पार्टी का अध्यक्ष अगर वो संसद में जाने का सामान्यतः अधिकारी नहीं है, राज्यसभा लोकसभा सांसद होने के नाते, तो वो घुस नहीं सकता ऑन एज ए मेंबर। इसलिए सरकार का पार्टी से संबंध नहीं होता। पार्टी का मनीष जी, क्या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में नहीं जा सकता है? मैं जानकारी, बतौर मेहमान जा सकता है, बतौर सांसद नहीं जा सकता। जिस देश का मंत्री के रूप में जा सकता है, मंत्री के रूप में 6 महीने तक जा सकता है। 6 महीने तक बिना सांसद विधायक बने आप मंत्री बन सकते हैं। विक्रम सिंह जी, अगर आपको मंत्री बना दें, सपोज मनीष जी, अरे सुनो, सपोज कुमार जी किसी पार्टी के मनीष जी थोड़ा जानकारी करेक्ट कर लीजिए। 6 महीने तक बिना विधायक और सांसद बने आप मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनेंगे तो सरकार के प्रतिनिधि हो जाएंगे, मंत्री बनते ही वो सरकार के प्रतिनिधि हो जाएंगे जी, तो जा सकते हैं। और अरे बतौर पार्टी अध्यक्ष नहीं जा सकते। उसे छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए मनीष जी। मुद्दे पे मनीष जी, यही सवाल 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने भी कहा, यही सवाल हंसबोले जी ने उठाया है। मेरा ये मानना नहीं है, मैं पॉलिटिकल इशू से नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जब बढ़ बढ़ के प्रचार हो रहे हो, उस समय अगर सरकार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मान लेना चाहिए कि भुखमरी महंगाई बड़ी समस्या है। भुखमरी महंगाई ये कह के नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे बगल में पाकिस्तान रहता है, वहां हमसे ज्यादा समस्या है, ये निराकरण नहीं है। हमसे ज्यादा श्रीलंका में समस्या है, ये निराकरण नहीं है। हमारे देश में क्या समस्या है, हमारे देश की सिचुएशन क्या है, इस पर चर्चा करनी होगी, इस पर बात करनी होगी। मोदी जी के किसी बयान को रिलेट करिए। आप अपनी तरफ से मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं, उन्हें मान लेना चाहिए। आपने एम्बिगुइटी भरी बातों को होसबोले साहब की बातों से कनेक्ट कर दिया। बेहतर ये होता कि होसबोले साहब का एक बयान बराबर में रखिए, मोदी जी का बयान बराबर में रखिए, गडकरी जी का बयान, और फिर चर्चा करिए कि मोदी जी के बयान में ये गलती है। पहली बात। दूसरी बात, मैं मोदी जी की पार्टी का तो कार्यकर्ता हूं नहीं, पर मैं कह रहा हूं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने का फायदा है। होसबोले साहब का बयान ठीक है, बाग में पेड़ होते हैं तो लोग फल नहीं जानते, लेकिन उनपे जो फल लटक के आते हैं उनसे कुछ लोग अंदाज लगा लेते हैं ये फलाने पेड़ का फल है और ये फलाना पेड़ होगा। कई लोग पत्तों से पहचान लेते हैं, तो आप ये खुद साबित कर दे तो मुझे नहीं कहना पड़ता। जो लोग पत्तों से पहचान लेते हैं उन्हें कंफ्यूजन भी हो सकता है, वो गलत भी बोल सकते हैं, और उन्हें बाद में भूल सुधारने का मौका भी दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता? नहीं, बिल्कुल माननीय सुरेंद्र जी ने कही, उन पर मैं अपने इनपुट देना चाह रहा हूं। और एक आपने लास्ट में कहा कि भाई 300 का कनेक्शन है। पहली बात तो ये है कि रिलायंस जियो एक व्यापारी है, एयरटेल एक व्यापारी है। हम एयरटेल के साथ थे, हम आज तक रिलायंस पे नहीं गई। एक बात, तब की बात और थी, तब जो है 2 GB पूरे महीने का मिलता था 300 रुपए में, ठीक है। और अब 300 रुपए के कनेक्शन में 1.5 GB रोज मिलता है, रोज। दूसरी बात समझिए, आपने कहा 28 दिन या 28 दिन की स्कीम किसी एक कंपनी की लाई हुई नहीं है। जब से टेलीकॉम में प्रीपेड सिस्टम आया तब से साल के 12 की जगह 13 महीने करने के लिए 365 को 13 में डिवाइड करके 28 दिन निकाल लिए गए। खैर, अलग बात है। अब मैं माननीय सुरेंद्र जी की 2 बातों पे अपनी बात जोड़ दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट।
आपने बताया 70-72 कंट्रीज में, 72 की जगह 70 है खैर, कि जियो जो 5G चल रहा है, बात सही है। हमें सिर्फ ये देखना है उसमें भारत जैसे साइज के कितने देश हैं, क्या 2 भी हैं? नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। अगर एक कंपनी 25 कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसमें उस कंट्री का कोई रोल है नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस इंडोनेशिया के पास भी है, म्यांमार के पास भी है, बांग्लादेश के पास भी, अरे है, उस कंपनी के पास है, उस पर चर्चा कीजिए, है ना। तो वो कंपनी के पास एक बात सुन लीजिए, हम बांग्लादेश में किस कंपनी के पास है, चलिए बताते थे, ज्ञानवर्धन पूरा करिए। अब अगर मौका मिलेगा, अगर मुझे मौका होता, मैं थोड़ा सा और चेक करके आता, जितना मुझे जानकारी अगली बार कोई नहीं, मुद्दा आगे बढ़ाए। मनीष जी बात पूरी हुई हो तो आगे बढ़े। तो मेरा इसमें कहना ये है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसपे ये कहा था कि सटीक बात है, बिल्कुल ठीक है, कि गरीब के पास आज भोजन नहीं है तो 5G का क्या करेंगे। हम इसको ऐसे समझें कि विकास जो है मल्टी फंक्शनल बिजनेस है। एक आदमी एक काम करेगा, हर क्षेत्र के आदमी अलग अलग काम करेंगे। गरीबी पे अलग काम हो रहा है, सिंचाई पे अलग काम हो रहा है, पाइप से पानी पे अलग काम हो रहा है, विस्टा 3 उस पर सेंट्रल विस्टा पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, बिजली पे काम हो रहा है। एक तरफ काम नहीं हो रहा, हर रोज कोई नई खबर आती है कि आज ये डेवलपमेंट की बात चल रही है। मनीष जी 8 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला, थोड़ा सा कहेंगे इस पर भी कुछ काम होता। 8 साल में जो रिपोर्ट आई है लोकसभा में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पूरी सरकार की रिपोर्ट है। 7,22,000। दरअसल आप दो बातों को महसूस करिए, अगर देश में बेरोजगारी बढ़ी है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन कोविड है, ठीक है। और इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार का मतलब सब लोग सरकारी नौकरी से समझते हैं। आज मालूम है, शिव कुमार जी, अपनी आज की लास्ट बात मैं आगे बढ़ूंगा, सिर्फ एक लास्ट बात करके मैं निकलूंगा। आपको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है पत्नी को लेके। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इस देश में आज भी स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ना अच्छे अकाउंटेंट है, ना अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ना अच्छे ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव है। मैं आज अगर आप मेरे पास 50 भेज दो तो 50 को नौकरी दिला दूंगा। दरअसल हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था रोजगार परक रही नहीं। रोजगार में हमने बस कहा नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी के लिए रिजर्वेशन दे दो, जिसमें भाई कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। हमें अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार स्किल डेवलपमेंट में करना पड़ेगा ताकि वो रोजगार क्रिएट करें। बस इतना कहना चाहता हूं। शिक्षा व्यवस्था का दोष है, एक झटके में सही नहीं होगा, कम से कम 20 साल का टाइम चाहिए उसे ठीक करने के लिए। ये 2050 तक प्रधानमंत्री रखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, तभी कुछ हो पाएगा। प्रधानमंत्री तो विक्रम सिंह जी भी बन सकते हैं। अरे हम विक्रम सिंह के पास स्किल होती तो तनख्वाह नहीं मिलती, कोई भी बन सकता है, के पास स्किल होती तनख्वाह नहीं मिलती। कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बात तय है। अरे मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं पत्रकार रहूंगा, मैं पत्रकार रहूंगा, नहीं, ये प्रवक्ता भी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्रवक्ता भी ऐसे ही नहीं बन सकते, अध्यक्ष तो बड़ी बात है, प्रवक्ता के लिए भी चापलूस की चटनी जो है पूरी ओढ़नी पड़ेगी, चाटनी पड़ेगी, तभी कहीं नंबर आता है। उस पर भी पार्टियां एग्री करें कि न करें, अध्यक्ष कहाँ बनाएंगी। मैं तो तैयार हूं, दोनों हाथ से हाथ खोले बैठा हूं, कांग्रेस भाजपा कोई भी तो कहे अध्यक्ष बन जाओ। तो बस मैं आपको एक बात कोट करूंगा, एक बात, अब मुझे इजाजत दीजिए, आज क्षमा प्रार्थी हूँ। यूपीएसएससी की परीक्षा थी जिसमें एक बड़ी धांधली की गई कि गाजीपुर रहने वाले आदमी को गाजियाबाद भेजा गया पेपर देने के लिए और गाजियाबाद वाले को बनारस भेजा गया। ये है सरकार का काम, न ये टाइम पे पहुंच के परीक्षा देगा, न वो टाइम पे आके परीक्षा देगा। क्या चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर 24 घंटे में नेता खड़े होके करेंगे और भर्ती का रिजल्ट 13 साल तक ना आए, किसी सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये बात वोट देखो, वोट के लिए लाल लगोटा पहन लोगे, वोट के लिए लाल तिलक लगा लोगे, हिंदू मुस्लिम हरामी बोलो ना मुंह से, लेकिन हरामी बोलो, कभी ईरान पे भी चर्चा कर लो ना विषय। हरा क्या, हरा की औकात ही नहीं है जो हमारे सामने हरा लेके कोई आ पाए। आप विषयांतर करने में
अरे विषयांतर नहीं करता हूँ, मैं मध्यांतर भी कर देता हूँ। मैं विषयांतर नहीं, मध्यांतर भी कर देता हूँ। कई लोगों का कर चुका, कई लोगों का मध्यांतर कर चुका। ईरान में सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी, चूंकि हिजाब नहीं पहना उसने, उस पर भी चर्चा करो ना। ईरान से हमारे देश में रोटी नहीं मिलती है। आप चर्चा करिए आज औरैया की, जहां पुलिस नंगी बच्ची का सब लेके भाग खड़ी हुई, माता उसकी रोती हुई भाग रही है। चर्चा औरैया की किन करिए, फिर ईरान जा रहे हो। ईरान में क्या रखा है? यहाँ आइए, लखीमपुर खीरी आइए, ईरान में इसलिए देश में आइए, ईरान में क्या रखा है?